गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलेटेड है फार्म लॉज के रिपील से। रिपील का मतलब होता है निरस्त कर देना, उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 59 सेकंड्स के भाषण में देश से माफ़ी मांगते हुए जो 3 कृषि कानून, जिसके ऊपर सालों से नहीं कहा जाए, महीनों से, 1 साल से ऊपर से फार्मर्स और सरकार के बीच में क्लैश चल रहा था इस मामले को लेकर के, उसको रिपील कर लिया गया है, यानी उसको वापस कर लिया गया। अब इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है कि आखिर क्या मजबूरी रही। जो मोदी को जानते हैं वो कभी झुकने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन इस बार क्या मजबूरी उनकी रही कि उन्होंने फार्म लॉज को वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ जो विरोधी पार्टियां हैं, उनका एक कहना है कि चूँकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, इसके डर से मोदी जी ने झुकना पसंद किया, क्योंकि जब सत्ता रहेगी तभी तो राजनीति कर पाएंगे, लेकिन सत्ता ही चली जाएगी तो फिर कुछ बच ही नहीं जाएगा करने को, इसलिए उन्होंने हार मान ली। तो कई लोग कई बातें। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें तो किसान काफ़ी खुश हैं, लेकिन अभी भी उनकी कई मांगे हैं, जिसको लेकर के उनका जो विड्रॉवल हुआ, जो प्रोटेस्ट का विड्रॉवल है, वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में इस एडिटोरियल में, और आपको बताते चलें कि ये जो फार्म लॉज ये 2000 में आया था और इसमें फिर से रिफॉर्म किया गया था 2020 में सितंबर महीने में। सितंबर 2020 में इसमें फिर से रिफॉर्म किए गए थे, जिसके अंतर्गत कई प्रावधान लाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी किसान चाहे तो अपने प्रोडक्ट्स को जो सरकारी मंडी है उसके बाहर भी बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही थी, जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए गए, कई बातें हुई, और जिसमें क्या हुआ फाइनली कि किसानों के मन में भय उत्पन्न हो गया कि उनके जो लैंड है, यानी जो खेत हैं या फार्म है, उसको ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा इलीगल तरीके से। बहुत सारी चीज़ें थी, आपने देखा भी होगा अलग अलग प्रकरण में। तो एक लंबा संघर्ष कहा जा सकता है, और उसके बाद किसानों की जीत मानी जा सकती है। और ये भी देखा गया कि किसानों के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, उनको ट्रेटर, गद्दार वगैरह कहा गया। तो बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। 26 जनवरी के लाल किले पर किसान लोग चले गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब बात करेंगे एडिटोरियल की, जिसमें हम लोग एक एक लाइन करके समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट जो टाइटल है इसका लिखा हुआ है सीड्स ऑफ होप। सीड्स का मतलब होता है, इसे आपको पता होगा, बीज, और होप का मतलब क्या होता है, आशा। एक आशा का बीज बोया गया है, यानी एक आशा, एक नई ऊर्जा, एक नई आशा की शुरुआत है। जो सीड होता है वो बिगिनिंग को इंडिकेट करता है, शुरुआत को इंडिकेट करता है, यानी एक नए जो होप है, आशा है, उसकी शुरुआत हो रही है। एडिटोरियल बात किसके बारे में करेगा, ऑन फार्म लॉज रिपील। रिपील का मतलब होता है वापस लेना, निरस्त कर देना, निरस्त करना, या फिर नलीफाई करना कहते हैं। नलीफाई करना यानी रद्द करना, यानी 3 कृषि कानून है उसको रद्द कर दिया गया, उसके बारे में एडिटोरियल है। आगे देखिए सजेशन दिया हुआ है क्या, देखिए, फार्मर्स शुड विड्रॉ प्रोटेस्ट। फार्मर्स को क्या करना चाहिए, जो प्रोटेस्ट है उसको विड्रॉ करना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। एंड पुश फॉर एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है सपोर्ट फॉर, और सपोर्ट करना चाहिए किस चीज़ को, कंसल्टेशंस। कंसल्टेशंस का मतलब होता है परामर्श, बातचीत। इन एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सेक्टर, यानी कृषि सेक्टर की बात हो रही है, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, एक जो सुधार लाने के जो प्रयास हैं उसमें आपसी परामर्श पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। यानी फार्मर्स को अपने प्रोटेस्ट को विड्रॉ करके आपसी बातचीत से क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं सेक्टर में, उसके लिए काम करना चाहिए, ये सलाह दी गई है किसान को। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डन द राइट थिंग बाय अनाउंसिंग द रिपील ऑफ द 3 फार्म लॉज। प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या करके, इस बात को अनाउंस करके कि 3 जो कृषि कानून हैं
उनको वापस ले लिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। दैट आर एट द सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टेड कन्फ्रंटेशन बिटवीन हिज गवर्नमेंट एंड अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स फॉर ए ईयर। और वो लॉज, देखिए यहाँ पे दैट आया रिलेटिव प्रोनाउन और इसके पहले जो लॉज है उसके अनुसार वर्ब का यूज़ हुआ है तो आर लग गया, ठीक है। तो वे जो कानून जो कि सेंटर में थे किस चीज़ का, जो प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है तनाव या फिर क्लैश कह लो, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, विवाद का जो सेंटर बना हुआ था, कई मतलब लंबे समय से जो विवाद का एक केंद्र बना हुआ था बिटवीन हिज गवर्नमेंट, उनके सरकार, हिज किसके लिए आया, मोदी की सरकार, एंड अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स का एक दल, एक सेक्शन ऑफ फार्मर्स है मतलब कई दल उसके हैं, एक साल से यानी एक साल से जो मोदी की सरकार और फार्मर्स के बीच में जो एक लंबे समय से क्लैश का एक सेंटर बना हुआ था, फ्री कृषि कानून, उसको वापस लेकर के मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये बात कही गई है यहाँ पे। चलिए अब इस डिस्टर्बेंस के बाद फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग समझते हैं यहाँ तक क्या लिखा हुआ है। वैसे कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून की बात हो रही है, जो कि एक लंबे समय से सरकार और फार्मर्स के बीच में एक क्या बना हुआ था, क्लैश बना हुआ था, दोनों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ था, एक सेंटर बना हुआ था, उसको वापस लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा काम किया है, सही काम किया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। द लॉज साउट टू रिकॉग्नाइज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर मोर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। सीक एक वर्ड होता है, सीक मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करना, प्रयास करना, इसका ही V2 होता है साउट। यानी ये जो कानून थे, 3 कानून, कृषि कानून, वो कोशिश क्या कर रहे थे कि जो भारतीय एग्रीकल्चर है, सेक्टर है, यानी भारत के जो कृषि का सेक्टर है, उसको किस रूप में लाने की कोशिश किया जा रहा था। इन अकॉर्डेंस भी मतलब उसके साथ, किसके साथ, प्रिंसिपल मतलब होता है एक सिद्धांत, और किसके प्रिंसिपल पे लाने के प्रयास किया जा रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। यानी ये जो 3 कानून लाए गए थे उसका इरादा क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको किस रूप में लाया जाए, जो सिद्धांत है मार्केट इकोनॉमी के उस रूप में। अब सवाल है कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि ये जो भी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं उसको मार्केट के हवाले कर दिया जाता है, उस पर सरकार का बहुत ही कम कंट्रोल रह जाता है, नाम मात्र का कंट्रोल रह जाता है, यानी खुले बाज़ार में आ जाता है। जैसे पेट्रोलियम, सरकार बार बार बोलती है ना कि उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट में दाम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो खुले बाज़ार की जो नीति होती है उसके अंतर्गत इसको लाने का प्रयास किया गया कि सरकारी मंडी तक ही सीमित ना हो, केवल पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित ना हो, प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी चीज़ों को आप खरीद बेच सकते हैं, जो आपके कृषि प्रोडक्ट्स हैं उसको। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे है, दे वुड हैव रीडिज़ाइन द इकोनॉमीज फूड प्रिक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत फिर से डिज़ाइन करने की कोशिश की गई थी कि हम लोग जो फूड का प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रिक्योर करेंगे, उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रिगरिंग फियर्स दैट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब इससे फियर क्या ट्रिगर कर गया, उत्पन्न हो गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अन्नदाता हैं, उपजाने वाले हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो उसका उपभोग करने वाला है, वो जो है इस कानून के वजह से एडवर्सली अफेक्टेड होगा, यानी पूरी तरह से प्रभावित होगा, विपरीत तरीके से प्रभावित होगा। ये डर उत्पन्न हो गया। टू द बेनिफिट्स ऑफ द बिग कंपनीज, और एक किस लिए, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इससे जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा।
और जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके लिए नुकसान देगा। ऐसा एक भ्रम की स्थिति कह लो या फिर ऐसा डर उत्पन्न हो गया। सच फियर्स, इस तरह के जो डर थे, वर एग्रीवेटेड बाय द अनडेमोक्रेटिक मैनर इन विच दिस लॉज वर ब्राउट अबाउट। और ऐसा डर क्यों उत्पन्न हो गया? ये इसलिए उत्पन्न हो गया कि जो एग्रीवेटेड बाय, एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ना, तो ये डर इसलिए बढ़ गया क्योंकि जिस तरीके से, जिस मैनर से इस कानून को लागू किया गया या लाया गया वो क्या था? अनडेमोक्रेटिक था, जो कि अलोकतांत्रिक था। यानी इसको जो लाया गया था, इस कानून को, वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लाया गया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया, जिसकी वजह से इसको लेकर के और डर बढ़ गया। यानी इसको किस रूप में लाया गया था? अध्यादेश से। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। यानी जिस प्रकार से इस कानून को लाया गया या लागू किया गया वो अनडेमोक्रेटिक तरीका था, एक अलोकतांत्रिक तरीका था, जिसकी वजह से और डर उत्पन्न हो गया। और एंड पास्ड इन पार्लियामेंट विदाउट डेलिब्रेशंस, एंड पास्ड इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में इसको पास करवा लिया गया विदाउट डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है निगोशिएशंस, बातचीत के बिना, बिना इस पे परामर्श के, बिना कंसल्टेशंस के, बिना बातचीत पे, बिना किसी प्रकार के बहस के, सरकार के साथ बिना परामर्श के साथ, यानी जो राज्य सरकार है उनसे भी बातचीत नहीं की गई, और इसको ऐसे ही ऑर्डिनेंस ला करके इसको पास करवा दिया गया। तो जिस तरीके से इसको पास करवाया गया, लाजमी है कि उसकी वजह से डर उत्पन्न हो गया कि सरकार की क्या मजबूरी थी कि इस पे किसी प्रकार का कोई भी बातचीत नहीं करवाया, किसी प्रकार का कोई कंसल्टेशंस नहीं हुई राज्य सरकारों के साथ, किसी प्रकार का कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, और डायरेक्ट इसको ये ऑर्डिनेंस ला करके पास करवा दी। इससे जो फार्मर्स हैं, लोगों के मन में इसके प्रति डर उत्पन्न हो गया कि कहीं इससे कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को नुकसान तो नहीं होगा, कहीं ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं लाया जा रहा है। तो ये सब बात जो है घर कर गई। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ द टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है, जो होता है डिटर्मिनेशन, जो संकल्प होता है। हिंदी में ऐसे देखेंगे तो इसका मतलब होता है तप। जो टेनेसिटी ऑफ द एजिटेटिंग का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, यानी प्रोटेस्टिंग। एजिटेट मतलब प्रोटेस्ट और एजिटेटिंग मतलब प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी जो प्रदर्शनकारी जो किसान हैं, उनकी जो तप है, दैट द बीजेपी एंड स्टेट एजेंसी कुड नॉट ब्रेक। बीजेपी और उनकी जो स्टेट एजेंसीज हैं वो उसको तोड़ नहीं पाई। यानी जो तप है, तपस्या है, डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, उस जो एजिटेटिंग फार्मर्स का, जो प्रदर्शनकारी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके तप, तपस्या, डिटर्मिनेशन को बीजेपी और उनकी जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो हिला नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई। वाइल ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, एक कारण तो ये हो गया, और दूसरी तरफ द लूमिंग असेंबली इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश। लूमिंग का मतलब होता है मंडराना, यानी जो असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश और पंजाब में मंडरा रहा है, फोर्स्ड द रूलिंग पार्टीज हैंड, जो उसने रूलिंग पार्टी के हैंड को थाम लिया, रोक लिया आगे कोई कार्रवाई करने से। और लाचारी में, चूँकि किसान का जो उदासी, किसान की जो उदासी है, गुस्सा है, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता था बीजेपी को, चूँकि 2 राज्यों में अभी इलेक्शन होने को हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पे आप देखे होंगे कि अच्छा खासा लोकसभा का सीट है, और लोकसभा का सीट में करीब 80 सीट्स है वहाँ पे, 80 सोचो, और सबसे ज़्यादा वहीं है। और जो डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर में किसकी सरकार बनेगी, इसमें बहुत बड़ा यूपी का रोल होता है। तो उत्तर प्रदेश में की बात हो रही है, और पंजाब भी, जहाँ पे कांग्रेस के भी सरकार है, वहाँ उथल पुथल चल रहा है कांग्रेस में, तो उसका फ़ायदा भी बीजेपी उठाना चाहेगी। तो इन सब बातों है, यानी यहाँ पे जो कहा गया कि क्या क्या कारण है जिसके वजह से बीजेपी को झुकना पड़ गया। तो एक और तो किसान जो है झुकने को तैयार नहीं थी,
तो उनके तप और तपस्या के आगे बीजेपी हार मान गई। और दूसरा कि 2 राज्यों में अभी एट हैंड है चुनाव, यानी अभी होने को है, और उसके डर से भी बीजेपी ने हार स्वीकार की। आगे देखिए, इन बोइंग टू पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड मतलब होता है जो जनता की डिमांड उसके आगे झुकना, नतमस्तक हो जाना। वो मतलब क्या होता है? झुकना, सरेंडर कर देना। मिस्टर मोदी हैज़ शोन फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रैग्मेटिज्म, यानी मोदी ने 2 चीज़ें दिखाई। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या हुआ? लचीलापन, यानी कि हम स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, यानी हम हार मान ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं, एक फ्लेक्सिबल हो गए, लचीलापन दिखाया। और दूसरा प्रैग्मेटिज्म, यानी एक बहुत ही अच्छी राजनीतिक सूझबूझ दिखाई, है ना, एक अच्छी विचारधारा को सामने लेकर के आए हो। फार्मर्स शुड नॉट ओनली विड्रॉ द प्रोटेस्ट, फार्मर्स को न केवल प्रोटेस्ट को वापस लेना चाहिए नाउ, बट ऑल्सो शो अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच रिगार्डिंग द पाथ अहेड टू रिफॉर्म द सेक्टर। तो किसान, चूँकि मोदी अब राजनीतिक सूझबूझ को दिखाते हुए, अपने आप को लचीला बनाते हुए, चूँकि इस फार्म लॉज को निरस्त कर दिए हैं, तो ऐसे में फार्मर्स को भी चाहिए कि अब प्रोटेस्ट को वापस ले लें और एक फ्लेक्सिबल, एक लचीलापन अप्रोच लेकर के आए, नहीं कि टाइट होकर के आए कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सुनिए और आप कहिएगा नहीं सुनेंगे। तो ऐसा नहीं, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच, जो सही है वो सही, गलत तो गलत, तो ये ऐसा अप्रोच लेकर के आएँ और आगे इस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं, उसके लिए बात करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ बैड ट्रेट इन डेमोक्रेसी। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, लचीलापन है, वो एक बहुत ख़राब ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी गुण, यानी एक डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का कोई बुरा गुण नहीं होता है। अगर आप लोकतंत्र में फ्लेक्सिबल हैं, लचीला हैं, डिक्टेटर नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ख़राब व्यक्ति हैं आप। डेमोक्रेसी में आपको लचीला होना चाहिए। तो यही इसलिए कहा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ बैड ट्रेट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोई बैड गुण नहीं है। ट्रेट मतलब गुण, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। विच इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट निगोशिएशंस, ये जो होता है डेमोक्रेसी जो होती है, जिसमें कॉन्स्टेंट निगोशिएशंस होता है, आपसी बातचीत करके ही किसी मामले को हम लोग हल करते हैं। बट इट शुड नॉट बी मेररली पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी, लेकिन एक केवल, यानी जो बातचीत का जो ढोंग हो रहा है ना, वो केवल राजनीतिक एक्सपेडियंसी मतलब फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जब चुनाव आया तो बड़ा दिखाने लगे कि बहुत डेमोक्रेसी में मुझे विश्वास है, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, बातचीत से मामला सॉल्व करेंगे, और जब चुनाव गया तो आप टाइट हो गए, डिक्टेटरशिप दिखाने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना है एडिटोरियल के राइटर का कि हमेशा से जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती रही है कि कोई भी मामले को आपसी बातचीत से सॉल्व किया जाए, डेलिब्रेशंस के साथ सॉल्व किया जाए, नेगोशिएशंस के माध्यम से सॉल्व किया जाए, कंसल्टेंसी के माध्यम से सॉल्व किया जाए। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि जब चुनाव आया तो फ्लेक्सिबल हो गए और जैसे ही चुनाव गया फिर से रूड हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिस इंस्टेंस, अगर इसकी एग्जांपल को तौर, मतलब ये जो अभी घटनाक्रम है उसको अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पे लें, द एजिटेटर्स वर सोशली डोमिनेंट। जो फार्मर्स थे यानी एजिटेटर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, वो सोशल रूप से, यानी अगर हम देखें सामाजिक रूप से पूरी तरह से डोमिनेंट थे। डोमिनेंट कहने का मतलब होता है हावी होना। एंड इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप्स हुज हॉस्टिलिटी द बीजेपी फाउंड डिफिकल्ट टू हैंडल। और न केवल वो सोशली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये जो लोग थे, ये जो किसान थे, वो पूरा पावरफुल थे। इकोनॉमिकली भी देखें तो पावरफुल थे, पॉलिटिकली भी पावरफुल थे, और सोशली, यानी सोशली मतलब सामाजिक तौर पे भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो तीनों तरीके से पावरफुल थे, जिसकी हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी बीजेपी हैंडल नहीं कर पाई। यानी बीजेपी अकेले पड़ गई, जितना विपक्ष है सब इसके साथ, तो पावरफुल भी हो गया, पॉलिटिकली भी है, फार्मर्स अच्छे फार्मर्स थे, तो इकोनॉमिकली भी देखें तो साउंड थे वे लोग। साथ ही अगर हम लोग देखें तो सोशल सपोर्ट तो मिल ही रहा था उन लोगों को।
तो एक कुछ ऐसी दुश्मनी थी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, जिसको बीजेपी हैंडल नहीं कर पाई। आगे देखते हैं। दिस शुड बी एन ओकेजन फॉर द गवर्नमेंट टू रिविजिट इट्स जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन। अब एक कुछ ऐसा परिस्थिति है, ओकेज़न है, जहाँ पे सरकार को फिर से विजिट करना चाहिए, यानी फिर वापस जाना चाहिए उस मुद्दे पर और सोचना चाहिए कि अपना जो उसका जनरल एटीट्यूड होता है किसी प्रोटेस्ट के मोबिलाइजेशन को लेकर के, उसके ऊपर फिर से विचार करने की ज़रूरत है इस सरकार को। यानी ऐसा आप क्या करते हैं जिसकी वजह से, जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसको लेकर के जो आपकी सोच है ना, कि जो भी प्रोटेस्ट करने लगा सरकार के ख़िलाफ़ तो सीधे बोल देते वो राष्ट्रद्रोही है, वो ट्रेटर है, गद्दार है। तो इस पे फिर से सोचने की ज़रूरत है, ये जो रूलिंग पार्टी है उसको। जो मैंने अभी बात बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो प्रवृत्ति होती है, जो सोच होती है। तो रिफ्लेक्स ऑफ द करेंट डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था। यहाँ पे डिस्पेंसेशन का मतलब जो सरकार की बात हो रही है। तो जो अभी जो सरकार की प्रवृत्ति है, करेंट मतलब अभी, जो डिस्पेंसेशन मतलब व्यवस्था में कौन है? अभी बीजेपी है। यानी इस सरकार की जो अभी परिस्थिति है या प्रकृति है, हैज़ बीन टू पेंट ओपोनेंट्स एंड क्रिटिक्स एज ट्रेटर। इसकी प्रवृत्ति रही है कि ये जो ओपोनेंट्स हैं, यानी जो इसके विरोधी हैं, क्रिटिक्स मतलब जो इसके आलोचक हैं, और जो को किस रूप में बोलता है कि ट्रेटर्स है, गद्दार है, और उसको क्या बोल देता है? एंटी नेशनल्स। अ टैक्टिक दैट वाज ट्राइड इवन इन द केस ऑफ द फार्मर्स। ये जो टैक्टिक है ना, ये जो तरीका है, इसको फार्मर्स के प्रोटेस्ट के समय भी यूज़ किया गया था, ट्राई किया गया था। यानी फार्मर्स को भी बोला गया था कि खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी है, यानी ये लोग फार्मर्स के रूप में ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं, देश विरोधी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला था, ये जो टैक्टिक थी सरकार की, इसका उपयोग फार्मर्स पे भी किया गया था। यही कही जा रही बात यहाँ पे। इसी पे सोचना होगा बीजेपी को। अ कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग वुड ऑलवेज बी मोर सस्टेनेबल। कह रहा है कि अगर परामर्श करके अगर कोई डिसीजन लेते हैं, कंसल्टेटिव का मतलब होता है परामर्श से लिया हुआ डिसीजन, मेकिंग अगर करेंगे तो वुड ऑलवेज बी मोर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। यानी परामर्श करके अगर कोई चीज़ हम लोग करेंगे, आपसी बातचीत करके परामर्श करके कोई काम का होता है, तो हमेशा से ज़्यादा टिकाऊ रहता है एंड ईजियर टू इन्फोर्स, और उसको लागू करना भी आसान होता है। अगर इसी किसान से संबंधित जो कानून है, इसके ऊपर अच्छे तरह से डिबेट होता, बातचीत होती, परामर्श होता, तो इसको लागू करने में दिक्कत नहीं होती, जैसा कि आप ट्रेटर की तरह इसको लागू किए ऑर्डिनेंस ला करके। फर्दर मूव्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स मस्ट ड्रॉ फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द मेकिंग एंड नाउ द रिपील। अब कह रहा है कि आगे के जो भी आप कदम उठाएंगे, फर्दर मूव्स मतलब कदम, ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, किसको लेकर के? एग्रीकल्चर सेक्टर के में किसी प्रकार का रिफॉर्म लाने के लिए जो भी आप अगला कदम उठाएंगे, मस्ट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द मेकिंग, और उसमें किसका एक्सपीरियंस आपको शामिल करना पड़ेगा? इसको बनाने में जो आपने एक्सपीरियंस लिया था और अब जो इसको वापस ले लिया, तो दोनों ही तरह के जो एक्सपीरियंसेस आपने जो झेले, उसको दिमाग में रख करके लीजिएगा। यानी जब बनाने में जो आपने हड़बड़ी दिखाई और फिर वापस इसको ले लिया, तो इन सब चीज़ों पे विचार करके अगला कदम उठाइएगा। एक इसका सलाह है किसका? एडिटोरियल के राइटर का। तो ये 3 कानून, कृषि कानून की बात हो रही है। दियर रिपील डज नॉट इनवैलिडेट द अर्जेंट केस फॉर रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये नहीं समझना है कि अब रिपील हो गया, इसको वापस ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस क्षेत्र में किसी प्रकार का, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी प्रकार का कोई रिफॉर्म होगा ही नहीं। इन विच इंसेंटिव मैकेनिज्म्स आर स्क्यूड का मतलब क्या होता है? जिसमें जो मैकेनिज्म है, इंसेंटिव का मतलब इसको बढ़ावा देने के जो मैकेनिज्म है, तौर तरीके हैं, वो अनइक्वल हैं। एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट आर अनसस्टेनेबल, और जो इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण से रिलेटेड जो इसका जो कॉस्ट है, वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी कहना ये चाह रहा है कि ऐसा अगर अभी जो इसको रिपील कर लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई आगे
तौर तरीका नहीं है जिसके माध्यम से फिर से इसमें रिफॉर्म्स लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है, जो मैकेनिज़्म्स हैं, जो तंत्र हैं, अभी अनइक्वल है, और इन्वायरमेंट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी जो परिस्थिति है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या कॉस्ट होगा, वो भी अभी सस्टेनेबल नहीं है, जो कि एक रेगुलर वे में नहीं है। सब सही तरीके से हो जाएगा तब ही आप अच्छे से रिफॉर्म कर पाएंगे। Those will have to be pursued in a manner suitable to a federal democratic polity as India's। अब कह रहा है कि जो भी आगे होगा उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि उसको किस तरीके से होना चाहिए, कि उस तरीके से होना चाहिए जो कि सूटेबल है किसके लिए, एक फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज इंडियाज़। जो फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? फेडरल का मतलब होता है संघीय, जैसा आप पढ़े होंगे पॉलिटी के चैप्टर में, पॉलिटी में जो सब्जेक्ट है उसमें, कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल का मतलब होता है कि जहाँ पे जो राज्य की सरकारें हैं अपने जो पावर या उसके लिमिटेशंस का शेयर किसके साथ करती है, केंद्र सरकार के साथ करती हैं। यानी जहाँ पे राज्य और केंद्र सरकारें साथ में मिल कर के काम करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। यानी अपने पावर को किसके साथ शेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो आगे जो भी आप इसको लेकर के काम करें उसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जो हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख करके, यानी जो भारत की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी, उसको ध्यान में रख कर किया जाए। द रिपील ऑफ 3 लॉज विल लाइकली स्पर अ रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन यूपी एंड पंजाब। अब देखिए, अब चूंकि 3 कानून को वापस ले लिया गया है जिसकी वजह से, स्पर का मतलब होता है आगे बढ़ना, तेज़ी से आगे बढ़ना, यानी इंक्रीज़ होगा। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है कि नया पॉलिटिकल समीकरण बनेगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी आपसे गुस्सा है और वो आदमी किसी और को वोट देने के लिए सोच रहा है, लेकिन आपने जो उसकी डिमांड है उसको मान लिया, तो हो सकता है कि फिर से वो आपके तरफ झुक जाए। तो एक नया तरह का समीकरण बनने की उम्मीद है यूपी और पंजाब में। वेयर असेंबली इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, जहाँ पे जो असेंबली के इलेक्शंस है, विधानसभा के जो चुनाव हैं वो नियर हैं, नज़दीक हैं, क्लोज हैं। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है क्लोज होना, नज़दीक होना। द RLD पार्टी है जो कि किसान के ऊपर इसका अच्छी पकड़ है। विच इज़ इन्फ्लुएंशियल एमंग द जाट फार्मर्स, जाट फार्मर्स के बीच में इसका काफ़ी दबदबा है। इन वेस्टर्न यूपी के इलाकों में। माइट नाउ सी द बीजेपी इन अ डिफरेंट लाइट, अब ये जो पार्टी है बीजेपी को अलग तरीके से देखेगी। इन डिफरेंट लाइट का मतलब होता है इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से बीजेपी को देखेगी। द कांग्रेस हैज़ बीन सपोर्टिंग द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, और जो कांग्रेस है वो लंबे समय से प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को सपोर्ट करती आई है। एंड कैन क्लेम विक्ट्री, और जीत का दावा कर सकती है। बट बाय रिपीलिंग द लॉज द बीजेपी हैज़ इंक्रीज इट्स पॉलिटिकल स्पेस इन बोथ स्टेट्स, लेकिन बीजेपी ने इस कानून को रद्द करके एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्पेस प्राप्त कर ली है, जगह प्राप्त कर ली है दोनों ही स्टेट्स में, यानी यूपी में और पंजाब में। मोर सो इन पंजाब, ज़्यादा इसको फ़ायदा कहाँ होगा, पंजाब में, वेयर द कांग्रेस इज़ इन पावर, जहाँ पे कांग्रेस पावर में है। द बीजेपीज़ स्ट्रेंज्ड एलाई, स्ट्रेंज का मतलब होता है पराया, यानी अभी सेपरेट हो गया था। स्ट्रेंज का मतलब होता है पराया, पराया का मतलब क्या है, सेपरेटेड। आपको पता है कि अकाली दल पहले बीजेपी में ही शामिल थी। जब जैसे ही किसान का जो आंदोलन शुरू हुआ था, अकाली दल को लगा कि उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा क्योंकि पंजाब में उसको पॉलिटिक्स करनी है, तो ऐसे कंडीशन में वो बीजेपी से अलग हो गई पार्टी अकाली दल। तो वही बात कही जा रही है कि द बीजेपी की जो स्ट्रेंज्ड जो अलाई थी, अलाई का मतलब होता है गठबंधन थी, जिसका नाम है द अकाली दल, यानी अभी सेपरेटेड है, अभी अलग हो गई है। एंड अमरिंदर सिंह जो फॉर्मर कांग्रेस CM थे, हु वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द पार्टी, जिनको पार्टी के द्वारा ह्यूमिलिएट किया गया था, विल ऑल्सो लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सिचुएशन, और ऐसी परिस्थिति में वो भी एक नए सिचुएशन की, नए अपॉर्चुनिटीज़, अवसर के रूप में इस सिचुएशन को देख सकते हैं। यानी बीजेपी को फ़ायदा ये हो सकता है कि जो अमरिंदर सिंह
और जो अकाली दल जो बीजेपी से अलग हो गई थी किसान को लेकर के, यानी किसान के फार्म हाउस को प्रोटेस्ट को लेकर के, हो सकता है कि फिर से साथ में आ जाएंगे, जिससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्योंकि जो अमरिंदर सिंह के सपोर्टर्स होंगे और अकाली दल के सपोर्टर्स, इसके माध्यम से बीजेपी अपनी नैया पार लगा सकती है पंजाब के इलेक्शन में। तो ये सारी कहानी थी किसान आंदोलन को लेकर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।